सबसे पहले मैं आगे पढ़ रहा हूं और आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं रेस एमएपी के पाथवे। सबसे पहले मैं रेस एमएपी के पाथवे के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। जितने भी नियरली सभी आरटीके फैमिली के रिसेप्टर्स रेस एमएपी के पाथवे को ट्रिगर करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। अर्थात रेस एमएपी के पाथवे जितने भी आरटीके रिसेप्टर्स होते हैं सभी से एक्टिवेट होता है। यहां पर नाम रेस एमएपीके है तो आप समझ सकते हैं ये रेस है, ये एक स्मॉल जी प्रोटीन है और जो एमएपीके है ये माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज है, ये काइनेज एंजाइम है। यहां पर मैं नाम के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, आप सभी लोग इस पॉइंट को समझ लें। रेस एमएपीके पाथवे में नाम है रेस और एमएपीके। रेस एक प्रोटीन का नाम है और एमएपीके भी एक काइनेज का नाम है। रेस एक स्मॉल जी प्रोटीन है। आप जानते हैं जी प्रोटीन के बारे में, बहुत सारी जी प्रोटीन्स हम लोग पढ़ चुके हैं। और एमएपीके को जैसा मैंने कहा माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। माइटोजन ऐसे एजेंट जो हमारी माइटोसिस को अर्थात सेल डिवीजन को ट्रिगर कर दें उनको हम माइटोजन कहते हैं। अर्थात इस एंजाइम के एक्टिवेट होने से हमारे सेल डिवीजन की प्रोसेस भी ट्रिगर हो जाती है। इस तरह से रेस एमएपीके पाथवे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सेल डिवीजन को ट्रिगर करने के लिए। अर्थात सेल डिवीजन का इनिशिएशन यहां से लिंक होता है और इस पाथवे में यदि इम्बैलेंस होता है तो सेल डिवीजन भी अनरेगुलेटेड या एबनॉर्मल हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में हो सकता है फ्यूचर में सेल्स की जो डिवीजन एबनॉर्मेलिटी है उसके द्वारा कैंसर भी डेवलप हो जाए। इस पाथवे का रिलेशन हम लोग कैंसर में भी स्टडी करते हैं। तो बहुत सारे जब कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तब भी आपको यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल सकते हैं, रिलेटेड ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो रेस एमएपीके पाथवे आरटीके रिसेप्टर्स के द्वारा ही शुरू होता है। यहां पर रेस जी प्रोटीन है और एमएपीके एक काइनेज एंजाइम है। हम लोग यहां पर इस पाथवे में ये देखेंगे किस तरीके से ये जी प्रोटीन और एमएपीके काइनेज एक्टिवेट हुए और कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व हुई, ये सिग्नल कहां तक कन्वे हुआ और उसके रिजल्ट में क्या हुआ, इसको हम लोग जानने के लिए आगे इस पाथवे को पढ़ेंगे। अब आप यहां पर कुछ चीजें और समझ लें, बहुत ही आसान है। काम करने का तरीका वही है, लिगांड बाइंडिंग, रिसेप्टर डाइमराइजेशन, काइनेज एक्टिवेशन, ऑटोफॉस्फोराइलेशन, बाइंडिंग ऑफ सिग्नलिंग प्रोटीन। और जैसे सिग्नलिंग प्रोटीन की बाइंडिंग होगी रेस एमएपीके पाथवे को शुरू करेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो सभी के लिए सेम है और यहां से हम लोग इस पाथवे को और आगे बढ़ाएंगे। कैसे ये आगे बढ़ रहा है इन चीजों को हम लोग जानेंगे। तो रेस एमएपीके पाथवे के बारे में मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं, बहुत ही आसान है। ये पाथवे लगभग सभी आरटीकेज के द्वारा इनिशिएट किया जाता है, सभी से इनिशिएट होता है। इस पाथवे का सीधा रिलेशन जीन एक्सप्रेशन के पैटर्न को चेंज करने में है। अर्थात ये पाथवे सिग्नल को न्यूक्लियस तक कन्वे करता है जिसके रिजल्ट में हमारे स्पेसिफिक जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है और उन जीन्स के प्रोडक्ट बेसिकली हमारे सेल डिवीजन को ट्रिगर करते हैं और इसका रिलेशन हमारे सेल डिवीजन से है, सेल के डिफरेंशिएशन से भी है और हमारी सेल के सर्वाइवल ग्रोथ से भी जुड़ा हुआ है। अर्थात हमारी सेल की एपोप्टोसिस से भी इसका रिलेशन है। तो ये पाथवे हमारे सेल डिवीजन, डिफरेंशिएशन और एपोप्टोसिस को रेगुलेट करता है। इस वजह से हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा पाथवे है और आप समझ जाएंगे। जैसा मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा ही दिया है, आरटीके के काम करने के तरीके के बारे में आपको बता दिया है, कैसे इस फैमिली के रिसेप्टर्स फंक्शन करते हैं। तो बहुत ही आसान है। डाउनस्ट्रीम प्रोटीन के बारे में हमें स्टडी करना है, वो प्रोटीन क्या है, उनका नेचर क्या है और वो किसको एक्टिवेट करते हैं, ये सीक्वेंस हम लोगों को और स्टेब्लिश करना है।
ऑलमोस्ट ऑल रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज अर्थात आरटीकेज एंड साइटोकाइन रिसेप्टर्स को मैं जैक स्टेट पाथवे में आपको आगे पढ़ाऊंगा, और बहुत ज्यादा अंतर नजर नहीं आता है जब हम लोग आरटीके और जैक स्टेट सिग्नलिंग पढ़ते हैं। इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स को लेकर के अंतर है। तो जैसा आप आरटीके के बारे में पढ़ चुके हैं, आप अभी मोर और लेस ऐसा परसेप्शन बना लें कि जैक स्टेट उसी तरह से फंक्शन करता है, बस कुछ माइनर वेरिएशंस हैं। और वेरिएशंस कौन से हैं वो आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां पर हम लोग डिस्कशन करने लगेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है उससे हम लोग दूर हो जाएंगे। तो पहले मेरा उद्देश्य है आपको रेस एमएपीके पढ़ाना। अगली क्लास में मैं स्पेशली जैक स्टेट को ही पढ़ाऊंगा। जैक स्टेट क्या है, जैक स्टेट किसे कहते हैं, ये कैसे काम करता है, और कौन से सिग्नल मॉलिक्यूल्स, कौन से हार्मोन्स के सिग्नल्स को ये कन्वे करता है, इसके बारे में भी जानेंगे। एंड साइटोकाइन रिसेप्टर्स एक्टिवेट रेस एमएपीके पाथवे। तो देखिए ऑलमोस्ट ऑल रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज और साइटोकाइन रिसेप्टर्स इस पाथवे को एक्टिवेट करते हैं। दिस पाथवे कन्वे सिग्नल फ्रॉम सेल सरफेस टू द न्यूक्लियस। ये पाथवे सिग्नल को सेल सरफेस से न्यूक्लियस तक कन्वे करता है। एंड अल्टर द पैटर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन, अर्थात इसका जीन एक्सप्रेशन से सीधा रिलेशन है, विच लीड्स टू सेल प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन, जिसका सीधा रिलेशन सेल प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन से है। यहां प्रोलिफरेशन का मतलब सेल डिवीजन से है। जैसा कि नाम है आप उस हिसाब से समझ सकते हैं। रेस इज ए मोनोमेरिक जी प्रोटीन बिलोंग्स टू जीटीपीएस फैमिली। जी प्रोटीन के बारे में हम लोग बहुत सारी प्रोटीन्स पढ़ चुके हैं। प्रोटीन टारगेटिंग में भी जी प्रोटीन को हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। न्यूक्लियर प्रोटीन टारगेटिंग में रैन के बारे में पढ़ा हुआ है। तो इन जी प्रोटीन्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं जो एक्टिव और इनएक्टिव स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, और ये एग्जिस्टेंस जीटीपी, जीडीपी, न्यूक्लियोटाइड की बाइंडिंग पर डिपेंड करता है। ये उसी तरह की एक प्रोटीन है। फैमिली एक्ट एज एन इंट्रासेलुलर स्विच इन दिस पाथवे। देखिए रेस एमएपी के पाथवे में जो रेस प्रोटीन है ये एक तरह के स्विच की तरह फंक्शन करती है। यदि ये प्रोटीन एक्टिव होगी तो ये पाथवे एक्टिव हो जाएगा, और यदि ये प्रोटीन इनएक्टिव है तो ये पाथवे इनएक्टिव हो जाएगा। कहने का मतलब रेस प्रोटीन इस पूरे पाथवे में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो इस पाथवे के इनिशिएशन और इसके इनएक्टिवेशन को कनेक्ट करता है। रेस इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे, और ये स्मॉल जी प्रोटीन है जिसके एक्टिवेशन से ये पाथवे एक्टिवेट होगा। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं इस पाथवे का स्विच है रेस प्रोटीन, और इस पाथवे का जो इफेक्टर एंजाइम है वो एमएपीके है। अर्थात यदि रेस प्रोटीन एक्टिवेट होगा तो इसका रिजल्ट होगा कि एमएपीके एक्टिवेट हो जाएगा, और देन पूरा का पूरा रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा और हमारी सेल्स के लेवल पर जीन एक्सप्रेशन का पैटर्न चेंज होगा। एक्टिवेशन ऑफ रेस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ ए सिग्नल ट्रांसडक्शन कॉम्प्लेक्स। आगे हम लोग जानेंगे कौन कौन सी प्रोटीन्स आ रही हैं। तो जब रेस एक्टिवेट होता है तो एक पूरा सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स असेंबल होता है, उसमें कई सारी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं एट द साइटोसोलिक सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट एमएपीके, देखिए एमएपी काइनेज दैट एंटर इनटू न्यूक्लियस एंड फास्फोराइलेट ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स दैट रिजल्ट चेंज इन पैटर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेस एक्टिवेट हुआ, रेस के एक्टिवेट होने से कई और सारी प्रोटीन्स एक्टिवेट होती हैं जिससे सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स असेंबल होगा, और ये फाइनली एक्टिवेट करते हैं एमएपीके को, और एमएपीके न्यूक्लियस में इंटर करता है, वहां पर की ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स को फास्फोराइलेट कर देता है जिससे जीन एक्सप्रेशन का पैटर्न चेंज होता है। तो नॉर्मली रेस एमएपीके पाथवे को आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पर तो मैंने बहुत सारी चीजें लिख दी हैं, और कंक्लूजन क्या निकला, एज ए स्टूडेंट आपको क्या जानना है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है रेस एमएपीके पाथवे का रिलेशन आरटीके से है,
आरटीके फैमिली के रिसेप्टर से हैं। जब आरटीके फैमिली के रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो ये भी पाथवे एक्टिवेट होता है। इस पाथवे का सीधा रिलेशन न्यूक्लियस तक सिग्नल को कन्वे करने का है, अर्थात ये पाथवे सेल सरफेस से सिग्नल को न्यूक्लियस तक ले जाएगा। और न्यूक्लियस जाने का मतलब ही आप समझ सकते हैं कि वहां पर हमें जीन्स के एक्सप्रेशन को चेंज करना है। बहुत सारी जीन्स हैं जिनके एक्सप्रेशन को इनिशिएट कराना है, और जनरली आप ये समझ सकते हैं सभी केसेस में आपको ध्यान रखना है रेस एमएपीके पाथवे के रिलेशन में कि जो जीन्स एक्सप्रेस होती हैं उनके प्रोडक्ट का रिलेशन सीधे सीधे सेल डिवीजन से है, वो सेल डिवीजन को ट्रिगर करते हैं। और यहां पर दो प्रोटीन इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, रेस और एमएपीके। इन इंपॉर्टेंट प्रोटीन के नाम पर इस पाथवे का नाम है रेस एमएपीके पाथवे। चलिए हम लोग पाथवे को डिस्कस करने चल रहे हैं। बहुत ही आसान है और हम लोग इजिली इस पूरे कॉन्सेप्ट को इस्टेब्लिश कर लेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। मैं यहां पर सबसे पहले तो आप समझ सकते हैं, ये पाथवे आपको समझ में आ रहा होगा। मैं यहां पर सबसे पहले आपको रिसेप्टर के बारे में बता देता हूं, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं उन पर नहीं जा रहा हूं। ये लिगांड मॉलिक्यूल्स हैं, ये हार्मोन्स हैं जो आरटीके फैमिली के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हुए। तो सेलुलर कंडीशंस क्या रही होगी उसको एक बार आप चेक कर लें। ये रिसेप्टर्स मोनोमेरिक फॉर्म में होंगे, इनका एप्रोप्रिएट लिगांड मॉलिक्यूल इनके साथ बाइंड हुआ। जैसे ही बाइंड हुआ तो इन्होंने डाइमर बना लिया। डाइमर बनने के साथ ही टायरोसिन काइनेज एक्टिवेशन हुआ और साइटोसोलिक पोर्शन पर इस रिसेप्टर ने अपने आप को फास्फोराइलेट कर लिया टायरोसिन रेसिड्यूज पर। और जैसे ही फास्फोराइलेशन हुआ साइटोसोलिक सिग्नलिंग प्रोटीन्स इसके साथ असेंबल होने लगेंगी। ये हम लोग आरटीके रिसेप्टर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसको मैंने वहां पर एक साथ बना लिया है, उनको दोबारा डिस्कस नहीं किया है। अब आप यहां से ध्यान दें, जैसे ही डाइमराइजेशन हुआ, ऑटोफॉस्फोराइलेशन हुआ, फास्फोटायरोसिन रेसिड्यूज क्रिएट हुए, तो हमें पढ़ना है रेस एमएपीके पाथवे। रेस एमएपीके पाथवे की हमें स्टडी करनी है। कैसे रेस एमएपीके पाथवे एक्टिवेट होगा, कौन सी ऐसी प्रोटीन है जिसके इन्वॉल्वमेंट से रेस एमएपीके पाथवे शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले रेस एमएपीके पाथवे को शुरू करने के लिए अब आपको ध्यान देना है, रिसेप्टर फास्फोराइलेटेड है। रेस एमएपीके पाथवे कैसे इनिशिएट होता है, तो जैसे ही फास्फोटायरोसिन रेसिड्यूज क्रिएट होते हैं, सबसे पहले GRB2 प्रोटीन आकर के एक स्पेसिफिक फास्फोटायरोसिन रेसिड्यू के साथ बाइंड करती है। अर्थात रेस एमएपीके पाथवे इनिशिएट व्हेन GRB2 प्रोटीन bind to a specific phosphotyrosin residue of activated RTK। जब रिसेप्टर एक्टिवेट हो चुका है, उसके फास्फोटायरोसिन रेसिड्यूज क्रिएट हो चुके हैं, तो साइटोसोलिक सिग्नलिंग प्रोटीन GRB2 सबसे पहले आकर के बाइंड करती है। GRB2 जैसे ही बाइंड करती है तो इसके बाइंड होते ही दूसरी तरफ ये एक और प्रोटीन के साथ बाइंड करती है जिसे हम लोग SOS सॉस कह देते हैं। तो सबसे पहले कौन बाइंड हुआ, GRB2 एंड देन सॉस। सॉस प्रोटीन इंटरैक्ट विथ या बाइंड्स टू रेस प्रोटीन। आप समझ सकते हैं इस पाथवे में नाम ही रेस है, रेस प्रोटीन के साथ बाइंड करता है। और रेस प्रोटीन एक स्मॉल जी प्रोटीन है जो लिपिड एंकर्ड प्रोटीन है। हमारी मेम्ब्रेन में ये लिपिड के द्वारा जुड़ी हुई है, एक लिपिड एंकर के द्वारा ये हमारी मेम्ब्रेन में एंकर्ड है। बहुत ही आसान है। फास्फोटायरोसिन रेसिड्यू को रिकॉग्नाइज किया GRB2 ने और उसके साथ आकर के बाइंड हुआ। जैसे ही GRB2 बाइंड हुआ तो GRB2 का जो अपोजिट साइड है वहां पर एक बाइंडिंग पॉकेट है सॉस प्रोटीन के लिए। और ये जैसे कह सकते हैं रिसेप्टर बाउंड GRB2 बाइंड्स टू या सर्व एज बाइंडिंग साइट फॉर सॉस।
और जैसे ही सॉस प्रोटीन बाइंड हुई, सॉस प्रोटीन इंटरेक्ट करती है, बाइंड करती है रेस प्रोटीन के साथ, और इस तरह से रेस से इंटरेक्शन हुआ। तो अभी तक मैंने आपको प्रोटीन के सीक्वेंशियल इंटरेक्शन के बारे में बताया कि सबसे पहले कौन बाइंड हुआ। तो फास्फोटाइरोसिन रेसिड्यू क्रिएट होने के साथ जब रेस एमएपी के पाथवे पढ़ेंगे तो कैसे आपको शुरुआत करनी है, आपको ये ध्यान रखना है। तो जब हम लोग पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि रिसेप्टर फास्फोराइलेशन एंड देन बाइंडिंग ऑफ साइटोसोलिक सिग्नलिंग प्रोटीन्स, नॉर्मली हम बोलते थे रेस एमएपी के पाथवे में हमें क्या करना है, साइटोसोलिक सिग्नलिंग प्रोटीन में सबसे पहले कौन बाइंड हुआ, GRB2, देन सॉस, और सॉस इंटरेक्ट किया रेस से। रेस एक लिपिड एंकर्ड प्रोटीन है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये एक लिपिड एंकर के द्वारा जुड़ी हुई है। ये एक सीक्वेंशियल इंटरेक्शन हो गया। अभी मैंने फंक्शन के बारे में डिस्कस नहीं किया है। दूसरा पॉइंट फंक्शन में बाद में डिस्कस करूंगा। आप सभी लोग जानते हैं जो प्रोटीन फास्फोटाइरोसिन रेसिड्यूज को रिकॉग्नाइज करती हैं उनके पास एक कंजर्व डोमेन मिलता है जिसे हम SH2 डोमेन कहते हैं। तो GRB2 के पास ये जो डोमेन है, GRB2 का जो डोमेन आप देख रहे हैं जो फास्फोटाइरोसिन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये SH2 डोमेन है, SH2 डोमेन है। आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है, इसी GRB2 के पास एक एडिशनल डोमेन है जिसे हम SH3 कहते हैं जो सॉस के साथ इंटरेक्ट करता है, SH3 डोमेन। अर्थात GRB2 के पास SS2 डोमेन है जो फास्फोटाइरोसिन को रिकॉग्नाइज करेगा एंड SH3 डोमेन ये इंटरेक्ट करेगा या बाइंडिंग पॉकेट प्रोवाइड करेगा सॉस प्रोटीन के लिए। आप सभी लोग जानते हैं, मैं बार बार ये पॉइंट बोल रहा हूं कि आप सभी लोग जानते हैं, वैसे मैं ऐसा मान के चल रहा हूं क्योंकि आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, तो ये मेरा मानना है, लेकिन सच्चाई हो सकता है इससे अलग भी हो, आप भूल गए हो। तो ये सर्क होमोलॉगी है, राउ सार्कोमा वायरस से इसका रिलेशन है, ठीक है। वो कैंसर में मैं आपको बताऊंगा राउ सार्कोमा वायरस के बारे में, आप लोगों ने कई बार नाम सुने होंगे कैंसर कॉजिंग वायरसेस, ठीक है। तो या ओंकोजेनिक वायरसेस कहते हैं, तो राउ सार्कोमा वायरस भी कैंसर कॉज करता है। आप समझ सकते हैं वो किस तरह से हमारे रेस एमएपी के पाथवे को अल्टर कर सकता है, क्योंकि उसकी कुछ प्रोटीन्स की होमोलॉगी हमारी नॉर्मल रेस एमएपी के पाथवे में इन्वॉल्व होने वाली प्रोटीन्स से मैच करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से GRB2 अब एक तरफ लिंक है सॉस से और एक तरफ लिंक है रिसेप्टर से। GRB2 के पास अपनी कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं है, ओनली एक्ट एज ए एडॉप्टर प्रोटीन। आपको ध्यान रखना है GRB2 इज ए एडॉप्टर प्रोटीन, कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं। एडॉप्टर प्रोटीन का मतलब हो गया कि ये दो प्रोटीन के बीच में लिंक प्रोवाइड कर रही है। तो GRB2 लिंक करता है सॉस प्रोटीन को रिसेप्टर के साथ। लिंक करने का मतलब डायरेक्ट नहीं है, एडॉप्टर फंक्शन है GRB2 का। तो GRB2 के बारे में कभी कोई कैरेक्टर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि यदि एग्जामिनर पूछता है इसके पास कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी, तो नो, कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं। किस तरह का फंक्शन है, तो एक्ट एज ए एडॉप्टर प्रोटीन। एडॉप्टर आप समझ सकते हैं। और इस तरह से इसने सॉस को इनडायरेक्टली रिसेप्टर के साथ लिंक कर दिया। अब सॉस की बात करते हैं, तो सॉस डायरेक्टली रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करता है और इस बाइंडिंग को कनेक्ट कर दिया GRB2 ने, और सॉस दूसरी तरफ इंटरेक्ट कर गया रेस से। सॉस की बात करते हैं। सॉस प्रोटीन एक्ट एज ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। आपको ध्यान रखना है, सॉस प्रोटीन एक्ट एज ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर GEF, और आपके लिए ये टर्म बहुत फैमिलियर है GEF के बारे में, ठीक है। तो ये ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है दैट रिप्लेस GDP फ्रॉम GTP ऑन रेस प्रोटीन। रेस प्रोटीन पर GTP को बाइंड कराता है और GDP को रिप्लेस करा देता है। और जैसे ही रेस प्रोटीन के साथ GTP बाइंड होता है, ये एक्टिव हो जाता है। तो रेस प्रोटीन बिकम एक्टिव
व्हेन बाइंड्स जीटीपी। तो रेस प्रोटीन पर जीडीपी को रिप्लेस कराया जीटीपी से सॉस प्रोटीन ने। तो सॉस एक्ट एज ए गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। यहां तक आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे किस तरीके से रेस प्रोटीन का एक्टिवेशन हुआ और रेस प्रोटीन को एक्टिवेट किया गया। अब दूसरा पॉइंट आता है कि जब रेस एक्टिवेट हो गया तो रेस के एक्टिवेट होने के बाद कौन सी प्रोटीन एक्टिवेट होगी। रेस के एक्टिवेशन के बाद कौन सी प्रोटीन एक्टिवेट होगी उसको भी ध्यान रखना है। तो इस पाथवे में दो इंपॉर्टेंट स्टेप है, वन इज द एक्टिवेशन ऑफ रेस एंड सेकेंड इज द एक्टिवेशन ऑफ एमएपीके। तो रिसेप्टर का एक्टिवेशन जब हो गया देन उसके बाद रेस प्रोटीन का एक्टिवेशन होगा। और जब रेस प्रोटीन एक्टिव हुआ तो उससे पहले कौन कौन सी प्रोटीन्स ने और प्रोटीन्स का फंक्शन किसका था, कौन कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व हुई, इसके बारे में ध्यान रखना है। और वो प्रोटीन्स का कैरेक्टर क्या था, उनके पास कौन सी एक्टिविटी थी, आपको ध्यान रखना। तो GRB2 एक्ट एज ए एडॉप्टर प्रोटीन, सॉस प्रोटीन एक्ट एज ए गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर एंड रिप्लेस जीडीपी फ्रॉम जीटीपी ऑन रेस प्रोटीन। और ऐसा होते ही रेस प्रोटीन एक्टिव हो गया। जैसे ही रेस प्रोटीन एक्टिव होता है तो ये एक और काइनेज के साथ बाइंड करता है जिसे हम रेफ कहते हैं। तो रेस बाइंड्स टू काइनेज और उस काइनेज का नाम है रेफ काइनेज। और जैसे ही बाइंडिंग होगी रेफ की, ये एक्टिव हो जाता है। तो सॉस एक्टिवेट करता है रेस को और रेस ने एक्टिवेट किया रेफ को। तो जैसे ही सॉस प्रोटीन रेस प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लिंक है साइटोसोलिक फेज पर, तो ये साइटोसोल में तो डिसोसिएट होगा नहीं। जैसे ही रेस एक्टिवेट हुआ कंफर्मेशनल चेंज आया और इसके साथ आकर के बाइंड हुआ रेफ और एक्टिवेट होता है। रेफ इज ए काइनेज और इसको हम लोग नाम देते हैं MAP के एंड के, ट्रिपल के। इस पाथवे में 3 काइनेज सीक्वेंशियली वर्क करेंगे। इस पाथवे में 3 काइनेज एंजाइम वन आफ्टर वन एक्टिवेट होते हैं। तो आप समझ सकते हैं रेस एमएपी के पाथवे में जो पहला काइनेज एक्टिवेट हुआ है वो रेफ है। इसको हम लोग ट्रिपल के कहते हैं। ट्रिपल के का मतलब यहां पर ये नहीं है कि बहुत पावरफुल है, इसका मतलब यह है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि अपने आप में खुद काइनेज हैं और इसके आगे 2 और काइनेज फंक्शन करने वाले हैं इस पाथवे में। तो वंस रेस बिकम एक्टिव इट एक्टिवेट रेफ काइनेज। रेफ काइनेज बाइंड करता है और फॉस्फोराइलेट करता है एक और काइनेज को जिसका नाम है MEK। MEK आपको ध्यान रखना है, जो MEK है ये रेफ से आगे का काइनेज है, मतलब इस पाथवे में इसको एक्टिवेट करेगा। अब आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही रेफ एक्टिवेट हुआ, रेफ इज ए काइनेज, रेफ बाइंड्स एंड एक्टिवेट MEK बाई फॉस्फोराइलेशन। MEK को एक्टिवेट किया तो यहां से देखिए एक काइनेज कैस्केड रिएक्शन शुरू हो रही है। रेस ने रेफ काइनेज को एक्टिवेट किया, रेफ काइनेज ने फॉस्फोराइलेट किया एक और काइनेज को जिसको हम MEK कहते हैं, और उसको फॉस्फोराइलेट करने से ही वो एक्टिव हो जाता है। तो हम कह सकते हैं रेफ ने MEK को एक्टिवेट किया और इस काइनेज को हम लोग नाम देते हैं MAP डबल के, क्योंकि इसके फ्रंट पर एक और काइनेज एक्टिवेट फंक्शन कर रहा है। अब जब MEK एक्टिवेट हो गया, फॉस्फोराइलेट हुआ, एक्टिवेट हुआ, तो MEK फॉस्फोराइलेट एंड एक्टिवेट ए अनदर काइनेज कॉल्ड ERK। और जब हम ERK को पढ़ते हैं तो इसको हम लोग नाम देते हैं MAPK।
के, क्योंकि यही इस पाथवे का इफेक्टर एंजाइम है। तो रेफ काइनेज है। उसके फ्रंट पर दो काइनेज और हैं, यमीके एंड ईआरके, इसी वजह इसको हम ट्रिपल के कहते हैं। और ये डेजिग्नेशन आप समझ लें, यमएपीके और जो आगे के दो के हैं ये इंडिकेट करते हैं कि इसके आगे दो काइनेज और वन आफ्टर वन एक्टिवेट होंगे। यमईके को देखें तो ये खुद अपने आप में एक यमएपीके है और इसके फ्रंट पर एक और काइनेज एक्टिवेट होगा जिसे हम लोग यमएपीके कहेंगे। अर्थात अब यमएपीके का मतलब पहले ही बता चुका हूं, माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। ये सभी एंजाइम सब एक्टिवेट होते हैं तो उसका रिजल्ट है सेल डिवीजन शुरू हो जाना। अर्थात ये पाथवे सेल डिवीजन को ट्रिगर करता है, माइटोसिस को ट्रिगर करता है। तो आप समझ सकते हैं रेफ एक्टिवेट ना हो तो एमईके एक्टिवेट नहीं होगा, एमईके नहीं एक्टिवेट होगा तो ईआरके एक्टिवेट नहीं होगा। तो इस पाथवे में यदि हम लोग ओवरऑल प्रोटीन्स को देखें साइटोसोलिक लेवल पर, तो ये साइटोसोलिक लेवल तक है। ईआरके इंटर इन न्यूक्लियस, जो हम न्यूक्लियस के लिए रिस्पॉन्स पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जीन एक्सप्रेशन का चेंज होगा तो न्यूक्लियस में कौन जाएगा, तो ईआरके न्यूक्लियस में इंटर करेगा। तो साइटोसोलिक फेज पर कौन कौन सी प्रोटीन एक्टिवेट होगी, क्या सीक्वेंस होगा, एक बार आप फिर समझ लें। GRB2, सॉस, रेस, रेफ, एमईके, ईआरके। GRB2 is a adapter protein, SOS is a guanosine nucleotide exchange factor, RAS is a G protein that become active when GTP bind. Active RAS activate RAF kinase activate MEK, another kinase है, और MEK activate ERK। इस तरह से ये तीन सीक्वेंशियल काइनेज एक्टिवेट हुए। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये सभी काइनेज एक ही तरह के हैं? जैसे हम लोग पहले सेरीन थ्रियोनिन काइनेज पढ़ चुके हैं, अभी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पढ़ रहे हैं। तो ये किस तरह के काइनेज हैं, कौन से अमाइनो एसिड्स को फास्फोराइलेट करते हैं, उसके बारे में भी आपको जानना है। तो सभी लोगों को यह ध्यान रखना होगा, रेफ एक सेरीन थ्रियोनिन काइनेज है, रेस सेरीन थ्रियोनिन काइनेज है। MEK एक डुअल स्पेसिफिसिटी काइनेज है। इसे हम डुअल स्पेसिफिसिटी काइनेज कहते हैं क्योंकि ये सेरीन थ्रियोनिन एज वेल एज टायरोसिन ये फास्फोराइलेट कर सकता है। अर्थात सेरीन थ्रियोनिन क्लास का भी है, टायरोसिन क्लास, दोनों कैरेक्टर इसके पास है। तो सेरीन थ्रियोनिन एंड टायरोसिन, इसको हम लोग डुअल स्पेसिफिसिटी काइनेज कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। और इस काइनेज कैस्केड एक्टिवेशन में सेकेंड पोजीशन पर है, तो डुअल स्पेसिफिसिटी याद रखिएगा, बहुत ही आसान है। जब हम ईआरके की बात करते हैं कि ये कौन सा काइनेज है, तो रेफ की तरह ये भी एक सेरीन थ्रियोनिन काइनेज है, आपको ये ध्यान रखना है। और इस तरीके से जब हम रेस एमएपी के पाथवे में आते हैं तो काइनेज कैस्केड रिएक्शन है, कौन से काइनेज किसको एक्टिवेट करते हैं, अब आप समझ सकते हैं। इस पाथवे में स्विच कौन है, रेस एक्टिवेट होता है रिसेप्टर के द्वारा, और यहां पर दो प्रोटीन इन्वॉल्व है। और जब रेस एक्टिवेट होता है तो वो सीक्वेंशियल एक्टिवेशन करता है, कह सकते हैं वो एक्टिवेट करता है काइनेजेस को, जो एक के बाद एक एक्टिवेट होते हैं, और फाइनली वो ईआरके काइनेज को एक्टिवेट करते हैं। ये काइनेज न्यूक्लियस में एंटर करता है, अर्थात ये काइनेज इस पाथवे के सिग्नल को लेकर के न्यूक्लियस में एंटर कर रहा है। काइनेज है, इस वजह से न्यूक्लियस में जाकर के ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स का फास्फोराइलेशन करेगा, जिससे वो अपनी टारगेट डीएनए साइट्स पर बाइंड होंगे और ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत कराएंगे, अर्थात ट्रांसक्रिप्शन को ट्रिगर करेंगे। क्या आप सभी लोग यहां तक समझ पा रहे हैं? तो मैं आगे बढ़ूं, क्या आप सभी लोग यहां तक समझ रहे हैं? ठीक है, कई सारे लोग जी सर, यस सर,
रजनी, सुमति, उपासना, श्रद्धा, वर्षा, प्रीति, अदिति। ठीक है, सभी लोग जी सर ही बोल रहे हैं। कोई है जो नो सर वाला है? क्या मैं इस सच्चाई को स्वीकार कर लूं कि तुम सब लोग समझ गए हो? वैसे मुझे कुछ शक हो रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसे समझ में नहीं आया। डॉक्टर साहब को समझ में आ गया है? डॉक्टर साहब समझ पा रहे हैं? चलिए, मैं मान लेता हूं, तुम सब लोगों की बात मैं मान ले रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो यहां तक आपको ध्यान रखना है। रेस प्रोटीन का एक्टिवेशन, देन ईआरके। एक बार में सीक्वेंशियल प्रोटीन कौन सी इन्वॉल्व होती रेस एमएपी के पाथवे में आप ध्यान देंगे। रिसेप्टर एक्टिवेशन, देन बाइंडिंग ऑफ GRB2, देन सॉस, रेफ, देन रेफ, एमईके, ईआरके। कौन प्रोटीन्स का रोल क्या है, अर्थात उसका अपना क्या फंक्शन है, आपको यह ध्यान रखना है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए, ईआरके के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये न्यूक्लियस में इंटर करेगा और न्यूक्लियस में इंटर करने के बाद ये हमारे जीन एक्सप्रेशन के पैटर्न को चेंज करेगा। और पैटर्न कैसे चेंज होगा, अर्थात जीन एक्सप्रेशन क्या है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मैं आपको जीन एक्सप्रेशन के बारे में बता चुका हूं कि जीन एक्सप्रेशन टर्म हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसके क्या मायने हैं, इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूं। और ऐसी उम्मीद रखता हूं कि आप लोग इसको अभी तक आपके दिमाग में होगा। मैं तो ये नहीं कहता हूं कि आप याद रख पाए होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपके दिमाग में अभी तक एक बेसिक कॉन्सेप्ट होगा कि जीन एक्सप्रेशन हम लोग किसे कहते हैं। तो मैं जनरली आपको सामान्य शब्दों में एक बार और बता देता हूं। जीन एक्सप्रेशन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, कई सारे स्टेप्स इसमें इंक्लूड होते हैं, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट है एक फंक्शनल प्रोडक्ट का बनना, चाहे वो प्रोटीन हो या कोई आरएनए हो। ठीक है, तो कोई प्रोटीन का बनना, किसी आरएनए का बनना, ये कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन तो है नहीं, मल्टी स्टेप रिएक्शन है। पहले डीएनए पर ट्रांसक्रिप्शन शुरू कराना है, एक आरएनए बनना है, उसका मॉडिफिकेशन होना है, देन उसे प्रॉपरली, यदि वो आरएनए है, टीआरएनए है, तो उसे प्रॉपरली फोल्ड होकर के साइटोसॉल में पहुंचना होगा, प्रोसेस हो करके वहां वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। प्रोटीन होगी तो एमआरएनए बनेगा, देन उसे ट्रांसलेट होना होगा, प्रोटीन ट्रांसलेशन के बाद ही मॉडिफाई होती है। तो एक फंक्शनल प्रोडक्ट का बनना ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। उस पूरे स्टेप को हम लोग डीएनए से लेकर के प्रोटीन या डीएनए से लेकर के आरएनए तक के जो भी स्टेप्स हैं उनको हम लोग कलेक्टिवली जीन एक्सप्रेशन में रखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। तो ईआरके इंटर इन न्यूक्लियस, तो जैसे ही ईआरके एक्टिवेट होता है, इसी को हम लोग नाम देते हैं एमएपीके, माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, अर्थात ईआरके है इस पाथवे का इंपॉर्टेंट इफेक्टर एंजाइम है और ये इंटर करता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में आकर के ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स को फास्फोराइलेट करता है, एसआरएफ एंड ईएलके। तो ERF enter in nucleus and phosphorylate transcriptional factors SRF and ELK। और ये फैक्टर्स जैसे ही फॉस्फोराइलेट होते हैं, इनकी डीएनए बाइंडिंग जो डोमेन है वो एक्सपोज होती है और ये जाकर के डीएनए के साथ बाइंड हो जाते हैं स्पेसिफिक साइट पर। ठीक है, जो इनकी टारगेट साइट है, और बाइंड होने के बाद ये हमारी ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी को रिक्रूट करते हैं और जो स्पेसिफिक टारगेट जीन्स होते हैं उनके ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर देते हैं। उनमें से कुछ जीन्स ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स को कोड करती हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा जुन या फॉस। तो हम लोग कह सकते हैं ERK enter in nucleus and phosphorylate SRF and ELK1 transcriptional factors that direct transcription of Jun and Phos genes that result the production of transcriptional factors Jun and Phos। Jun and Phos क्या करते हैं,
आप इस पॉइंट को थोड़ा यहां समझ लें, क्योंकि ये पाथवे कहीं ना कहीं सेल डिवीजन को ट्रिगर करता है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जब हम जुन और फॉस की बात करते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हैं। जो जुन एंड फॉस हैं, ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हैं। ये खुद अपने आप में ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हैं। जैसे ये हमारे इनके एमआरएनए सिंथेसाइज होते हैं, ये ट्रांसलेट होते हैं साइटोसोल में। ट्रांसलेट होने के बाद ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स इंटर करते हैं न्यूक्लियस एंड ट्रिगर एक्सप्रेशन ऑफ साइक्लिन डी एंड CDK 4,6। आप समझ सकते हैं साइक्लिन डी और CDK 4,6 के ट्रांसक्रिप्शन को ट्रिगर करते हैं, और जैसे ही ये ट्रिगर होता है, ये सिंथेसाइज होते हैं, ये ट्रिगर करते हैं सेल डिवीजन को, और सेल डिवीजन इनिशिएट होता है। सेल साइकिल रेगुलेशन में, सेल डिवीजन रेगुलेशन में मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को वहां पर स्टैब्लिश करूंगा, आपको बताऊंगा किस तरीके से रेस MAP के पाथवे जब एक्टिवेट होता है तो वो सेल डिवीजन को कैसे ट्रिगर कर देता है। हम लोग सेल डिवीजन में भी इस पाथवे को लिंक करते हैं, लेकिन आप समझ लें क्योंकि आगे हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो सेल डिवीजन कैसे शुरू हो गया। तो जैसे ही रेस MAP के पाथवे एक्टिवेट हुआ, फाइनली जुन और फॉस जैसे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स की सिंथेसिस शुरू हुई। ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स नए राउंड के जीन एक्सप्रेशन को ट्रिगर करेंगे। उसमें जो जीन्स आती हैं वो साइक्लिन डी और CDK 4 हैं, और आप जानते हैं यही वो CDK साइक्लिन्स हैं जो एक नॉन डिवाइडिंग सेल को इंड्यूस करते हैं कि वो सेल साइकिल में इंटर करें, अर्थात वो सेल को फ्रॉम G0 टू G1 फेज में लाते हैं और सेल डिवीजन की प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। ये पूरा पाथवे है रेस MAP के पाथवे, ठीक है। कुछ लोगों ने लिखा है कि सर हम जग गए हैं, अभी तक हमारी आंखें बंद थी, अब मैं जग गया हूं। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं बता दूं 2 बज गया है, आप जग गए हैं, हम लोगों के लिए खुशी की बात है। और अब मुझे दोबारा बताएं, क्या इस ओवरऑल पाथवे को आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या आप सभी लोग इस पाथवे को समझ पा रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूं, जैसा अभी सभी लोगों ने आपने बोला था कि हाँ मैं समझ गया हूं, और दोबारा आप लोग लिखेंगे हाँ मैं समझ गया हूं। यदि आप लोग समझ गए होंगे तो बहुत ही जल्द हम लोग इंसुलिन सिग्नलिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे, और यदि आप कहेंगे नहीं समझ गए हैं तो मैं दोबारा पढ़ाऊंगा इसे। ठीक है, सभी लोगों ने यस लिखा हुआ है कि हाँ सर समझ गए हैं। वर्षा ने लिखा है कि जी सर समझ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अभी स्ट्रीमिंग होने में आपके पास तक लेट हो रहा होगा, तो धीरे धीरे जैसे वीडियो प्ले होता जाएगा आप समझते जाएंगे। सुमति यस, उपासना यस, आदित्य त्रिपाठी यस, ठीक है। अभी तक सभी लोगों ने जैसी उम्मीद थी वैसा ही बोला हुआ है, यस। पूनम यस, ठीक है। मैं एक बार तुम लोगों को दोबारा बता देता हूं रेस MAP के पाथवे में कैसे शुरुआत होगी। सबसे पहले GRB2 प्रोटीन हमारे फॉस्फोटाइरोसिन रेसिड्यू को रिकॉग्नाइज करती है, और GRB2 एक एडॉप्टर प्रोटीन है। GRB2 के साथ बाइंड करता है सॉस इंटरेक्ट करता है रेस के साथ। सॉस एक गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है, और वो एक्टिवेट करता है रेस एक्टिवेट करता है रेफ को, रेफ एक्टिवेट करता है MEK को, MEK ERK को एक्टिवेट करता है, और ERK न्यूक्लियस में इंटर करता है। इस पाथवे में जो काइनेज है, काइनेज के एक्टिवेशन की प्रोसेस को शुरू करता है रेस। जब तक रेस एक्टिवेट नहीं होगा काइनेज एंजाइम का एक्टिवेशन शुरू नहीं होगा। और MEK
वो आपको ध्यान रखना है एक्टिवेट करता है ईआरके को, जो इस पाथवे का लास्ट काइनेज है। ईआरके इंटर करता है न्यूक्लियस में, तो ईआरके इफेक्टर आप एंजाइम कह सकते हैं। जो न्यूक्लियस में गया, जीन एक्सप्रेशन के पैटर्न को चेंज किया, वो इफेक्टर एंजाइम है। तो ईआरके को हम लोग एमएपीके कहते हैं, माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। उससे ऊपर जो दो काइनेज हैं उनको भी एमएपीके कहते हैं, लेकिन ट्रिपल के और डबल के से हम उनको डेजिग्नेट करते हैं। आपको ध्यान रखना है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंसुलिन सिग्नलिंग के बारे में। इंसुलिन